नमस्कार, स्वागत है आपका 10 बजे के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ आशा झा। आज दिन भर सबसे पहले लेटेस्ट अपडेट उपचुनाव से जुड़ी हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे, लेकिन इस बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं महाराष्ट्र से आई बड़ी खबर के साथ, क्योंकि यहां पर सियासत जमकर हो रही है। नवाब मलिक एक बार फिर सुबह सुबह आज मीडिया के सामने आए, वानखेड़े पर एक बार फिर आरोप लगाया। उन्होंने फडणवीस के लगाए आरोपों को बेबुनियाद और निराधार बताया और साथ ही कहा वानखेड़े के जरिए उगाही का धंधा चलाया जा रहा है। हजारों करोड़ की उगाही की गई है वानखेड़े के जरिए। उन्होंने फिर आरोप लगाया क्रूज केस में लोगों को 2 ग्राम 5 ग्राम ड्रग्स के नाम पर झूठा फंसाया गया। और इतना ही नहीं, यह भी कहा कि ड्रग्स का खेल बिना राजनीतिक संरक्षण के संभव नहीं है। तो आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जबरदस्त रूप से देखने को मिल रहा है इस पूरे उगाही केस में। राजनीतिक संरक्षण के बिना अब ये कहना है नवाब मलिक का कि बिना राजनीतिक संरक्षण के ये वसूली संभव नहीं है। सुनिए। कहा गया कि नवाब मलिक के अंडरवर्ल्ड कनेक्शन है। 62 साल का जीवन इसी मुंबई शहर में बीता। किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं कि नवाब मलिक किसी अंडरवर्ल्ड से जुड़ा हुआ है, ये कभी उंगली भी उठाकर मेरे तरफ दिखा सके। ये कहना कि जिनके अपने घर शीशे के हों औरों पे पत्थर नहीं मारते। मेरे पास कोई शीशे का घर नहीं, ना मेरे पास कोई शीश महल है। जब से इस डिपार्टमेंट में आया उसने अपनी एक प्राइवेट आर्मी खड़ा की। उस प्राइवेट आर्मी में किरण गोसावी, मनीष भानुशाली, फ्रेक्चर पटेल, आदिल उस्मानी, सैम डिसूजा, हीलू पठान, ये सारे लोग आपके प्राइवेट आर्मी के प्लेयर हैं। और प्राइवेट आर्मी इस शहर में धड़ल्ले से ड्रग का कारोबार भी करती है। छोटे छोटे मामले उजागर होते हैं, लोगों को फंसाया जाता है और धड़ल्ले से बड़े मामले इस शहर में चल रहे हैं। और मैंने लगातार कहा कि वानखेड़े के जरिए हजारों करोड़ रुपए की उगाही हुई है। तो 100 करोड़ का खेल और देशमुख जाएंगे जेल। अब इसकी भी बात कर लेते हैं। आपको बता दें, महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को 100 करोड़ वसूली मामले में आखिरकार ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। वसूली मामले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई भी की। 12 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी ने कहा कि देशमुख की तरफ से किसी भी सवाल पर संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया और ऐसे में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और अब उन्हें आज आपको बता दें कोर्ट में पेश किए जाने की तैयारी है। अनिल देशमुख दरअसल सोमवार को सुबह 11:55 पर खुद ईडी दफ्तर पहुंचे थे। इससे पहले कई बार हालांकि ईडी ने उन्हें समन भेजा था, बुलाया गया था, पूछताछ में शामिल होने को कहा गया था, लेकिन वो कभी पूछताछ में शामिल नहीं हुए। सोमवार को वो ईडी के दफ्तर जरूर पहुंचे, फिर पूछताछ भी शुरू हुई। ईडी ने पूरे 12 घंटे तक देशमुख से कल सवाल जवाब किए थे और कहा यह जा रहा है, बताया जो गया कि बहुत सारे सवालों पर अनिल देशमुख लगातार टालमटोल कर रहे थे और ऐसे में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, उनका इन्वेस्टिगेशन था, हमने इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट किया है हमने। लेकिन किस मामले में गिरफ्तारी दिखाई गई? 4.5 करोड़ का मामला था जिसमें 4.5 करोड़ के मामले में दिखा रहे हैं वो सेक्शन 3 में। कोर्ट में उनको प्रोड्यूस करेंगे तो वहाँ हम रिमांड को अपोज करेंगे। तो देशमुख मामले में सियासत भी गर्म हो चुकी है। आपको बता दें आरोप लग ही रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, लेकिन बड़ी बात यह है कि कल क्योंकि लगातार 5 बार समन किया जा चुका था, कभी भी पेश नहीं हुए थे देशमुख। इससे पहले कल जब पेश हुए 12 घंटे लंबी पूछताछ हुई और पूछताछ में कई सारे ऐसे सवाल उनके सामने रखे गए जिनका जवाब या तो देशमुख के पास नहीं था या फिर देशमुख दे नहीं रहे थे, टाल मटोल कर रहे थे और ऐसे में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। हम आपको सुनवाते हैं इस मामले में क्या प्रतिक्रिया सामने आई है। ईडी के कई समन्स के बाद जब न्यायपालिका ने नकारा, उसके पश्चात मजबूरन पूर्व गृह मंत्री जी को ईडी के सामने उपस्थित होना पड़ा। कुछ महीने पूर्व होने वाली गिरफ्तारी अंत में हो गई। सवाल
पूर्व गृह मंत्री की गिरफ्तारी होने से समाप्त नहीं होता। उनके आका कौन है? मुंबई जैसे शहर से हर महीने की 100 करोड़ की वसूली, 5 वर्षों को जोड़ा जाए तो 6000 करोड़ की वसूली। महाराष्ट्र में तीनों दलों की सरकार है या कोई नोट छापने की फैक्ट्री है? अनिल देशमुख जी कल गए, जब सारे लीगल मीन्स जो भी थे उनके पास, उन्होंने आजमाया और स्वयं हाजिर हुए। उन्हें भी फंसाया गया, उन्हें भी जो आरोप लगाने वाला था परमवीर सिंह, वो फरार है, और जिस पे आरोप लगाया गया, जो जांच को सहयोग करने के लिए हाजिर किया गया, उन्हें गिरफ्तार किया गया है। ये सारी कार्रवाई राजनीति से प्रेरित है, सरकार को बदनाम करने के लिए है, नेताओं को डराने के लिए है। तो अनिल देशमुख के केस में नवाब मलिक बचाव करते नजर आ रहे हैं, लेकिन दूसरे समीर वानखेड़े के केस में वो वसूली का आरोप लगा रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त संकेत पाठक, मेरे सहयोगी, जुड़ चुके हैं इस खबर पर ज्यादा अपडेट्स के साथ। सीधा उनका रुख करते हैं। संकेत, सीधा आपके पास आते हुए, क्योंकि अब ये मामला जब गिरफ्तारी हो चुकी है, जब ये कहा जा रहा है कि कई सवालों के जवाब नहीं दिए, कई पटाल मटोल करते नजर आए, तो कितना संगीन हो चुका है अनिल देशमुख की परेशानी, कितनी बढ़ाने वाला ये हो सकता है, और कौन से सवाल है जिनका जवाब देशमुख के पास नहीं था? देखिए आशा, कल करीब 12 बजे के आसपास अनिल देशमुख ईडी के दफ्तर पहुंचे थे, जहां पर 12 घंटे की लंबी पूछताछ ईडी के अधिकारियों ने की। कई सवाल ऐसे रखे, मैं आपको बताऊं कि करीब 4.5 करोड़ रुपए उनके ट्रस्ट में लेन देन का आरोप उनके ऊपर लगा है। साथ ही साथ 4 करोड़ 70 लाख रुपए बताया जा रहा है कि सचिन वाजे की तरफ से कई डांस बार से उगाही करके अनिल देशमुख तक पहुंचाए गए थे। इन सवालों के जवाब अनिल देशमुख से मांगे गए। इसके अलावा ईडी ने पहले डांस बार के कई मालिकों के बयान दर्ज किए थे, उनका बयान भी अनिल देशमुख के सामने रखा गया, लेकिन वो टाल मटोल करते रहे और कोई भी संतोषजनक जवाब ईडी के अधिकारियों को नहीं मिला, जिसके बाद देर रात उनकी गिरफ्तारी की गई। इस वक्त मैं ईडी दफ्तर के ठीक बाहर हूं और आपको बताऊं कि यहीं पर 12 से 13 घंटे तक अनिल देशमुख से पूछताछ हुई है और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी की गई। आपको बताऊं कि जिस तरीके के गंभीर आरोप लग रहे हैं कि 100 करोड़ की वसूली का जो मामला है वो मार्च में सामने आया था इसी साल, जब परमवीर सिंह ने एक लेटर लिखा था और उसमें आरोप लगाए थे कि अनिल देशमुख करीब 100 करोड़ रुपए सचिन वाजे के जरिए अलग अलग डांस बार और अन्य जगहों से उगाही करते हैं। इसके अलावा ट्रांसफर पोस्टिंग में भी मोटी रकम ली जाती है। इस तरीके के आरोप लगाए गए थे जो बेहद गंभीर थे। सबसे पहले इस मामले की जो जांच है वो सीबीआई ने शुरू की थी। सीबीआई के बाद ईडी को मनी ट्रेल दिखा, कई हेरफेर, कई लेन देन बिल्कुल संकेत, और जाहिर तौर पर रोक रही हूं मैं आपको, जाहिर तौर पर यही वो कारण रहे जिसके चलते गिरफ्तार किया गया अनिल देशमुख को। नजर बना के रखिएगा क्योंकि आज कोर्ट में पेशी होगी, आगे क्या होता है अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया और अब बढ़ते हैं आगे। और आज की सबसे अहम खबर जिस पर देश भर की निगाहें हैं, मूड ऑफ द नेशन आज 2024 में कौन करेगा राज, आज होगा किसका मंगल, यह पता चलेगा क्योंकि 13 राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश में उपचुनाव के आज नतीजे आने वाले हैं। शुरुआती रुझानों की बात की जाए तो मध्य प्रदेश की खंडवा लोकसभा सीट से बीजेपी और हिमाचल के मंडी लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। दादर नागर हवेली की बात की जाए, यह भी लोकसभा सीट है, यहां पर शिवसेना को बढ़त मिलती नजर आई है शुरुआती रुझानों में। वहीं 29 विधानसभा सीटों पर भी गिनती लगातार चल रही है। बंगाल में इधर टीएमसी एक बार फिर बाजी मारती नजर आ रही है। विधानसभा चुनाव के बाद इन उपचुनाव में भी टीएमसी ही बाजी मारती नजर आ रही है। बिहार में कांटे की टक्कर है, आरजेडी जेडीयू के बीच ये सीधा सीधा प्रतिष्ठा की लड़ाई है। मध्य प्रदेश में शुरुआती रुझानों में बीजेपी बढ़त बनाए हुए, बीजेपी दावा कर रही थी कि हम चारों की चारों सीटें जीतेंगे, वैसा होता हुआ अभी तक तो कम से कम नजर आ रहा है। इधर राजस्थान की बात की जाए, कांग्रेस उम्मीदवार राजस्थान में आगे चल रहे हैं। उपचुनाव के नतीजे 2022 के सेमीफाइनल के तौर पर भी देखे जा रहे हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है कि आखिर किसकी जीत और किसकी हार, क्योंकि ये सब कुछ विपक्ष का चाहे एकजुट होना हो या फिर
तमाम मुद्दों के बीच, चाहे महंगाई हो, बेरोजगारी हो, अर्थव्यवस्था को लेकर के, ये एक तरीके से उस पर भी जनता की मोहर होगी कि जनता किसके साथ है। इसे लिटमस टेस्ट माना जा सकता है। अभी देखिए लगातार गहमागहमी बनी हुई है। अभी जो आने वाले 5 राज्यों के चुनाव है, उत्तर प्रदेश में खासकर बहुत ज्यादा, क्योंकि कांटे की टक्कर नजर आ रही है, लगातार एक दूसरे को पटकनी देने की कोशिश हो रही है। लेकिन अब देखिए स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं कहां पर, किन सीटों पर क्या हाल देखने को मिल रहा है। बिहार की बात कर लें, राजस्थान, इसके अलावा हरियाणा की एक सीट, कर्नाटक, महाराष्ट्र, असम, बंगाल, ये तमाम जो उपचुनाव हो रहे हैं, इसमें कौन पार्टी आगे कौन पीछे, इसका एक एक अपडेट लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। सबसे इंटरेस्टिंग फाइट बिहार में होने वाली है, मध्य प्रदेश में होने वाली है। इन दोनों ही जगहों पर कांटे की टक्कर नजर आ रही है। बिहार में तो हाल ये है कि देखिए लालू प्रसाद यादव आखिरी अंतिम समय में खुद मैदान में उतर आए। और चलिए इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मेरे तमाम सहयोगी अलग अलग जगहों से इस वक्त हर राज्य का हाल बताने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा उनके पास आपको लिए चलते हैं। अमिताभ ओझा कुशेश्वर स्थान से, दरभंगा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इसके अलावा मनोज पांडे खर्दा से, नॉर्थ 24 परगना से हमारे साथ मौजूद हैं। विपिन श्रीवास्तव भोपाल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वहां का हाल बताएंगे। केजे श्रीवत्सन जयपुर से हमारे साथ हैं। विशाल इंग्रीश चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले सबसे इंटरेस्टिंग जो फाइट हो रही है बिहार में, सीधा वहीं लिए चलते हैं। अमिताभ ओझा मेरे साथ है। और अमिताभ वहां पर तो तेजस्वी यादव खुद पहुंच गए हैं और उनका पहले से ही कहना था कोई गड़बड़ी किसी भी सूरत में इस बार होने नहीं देंगे, धोखा करके जीत लिया गया विधानसभा चुनाव, ये आरोप भी उन्होंने फिर से लगा दिए। वहां का हाल बताइए अमिताभ, इस वक्त कौन आगे कौन पीछे अभी तक के रुझानों में? देखिए कुशेश्वर स्थान की हम बात करें तो यहाँ पे फाइट बड़ा ही दिलचस्प चल रहा है। 4 राउंड तक जो गिनती हुई थी उसमें आरजेडी उम्मीदवार यहाँ से गणेश भारती आगे चल रहे थे। वहीं अब जब 5वें राउंड की गिनती हुई है तो उसका जो रिजल्ट आया है उसमें यहाँ से जेडीयू उम्मीदवार 426 वोटों से आगे निकल गए हैं। और सबसे खास बात जो अभी के राउंड जो भी गिनती हुई है उसमें देखने को मिल रही है कि यहाँ पर चिराग पासवान की जो एलजेपी है, रामविलास पासवान गुट है, वो कांग्रेस उम्मीदवार से कहीं ज्यादा निकल रही है। कांग्रेस को जहां अभी तक 889 वोट मिले हैं, वहीं चिराग पासवान के जो कैंडिडेट थे उनको 1503 वोट अभी तक मिल चुके हैं। यानी कि आप अगर देखे जाए तो ये दोनों पार्टियां जो अपना दम भर रही थी वो कहीं दिख नहीं रही हैं। लेकिन मेन लड़ाई जो है वो जेडीयू और आरजेडी के बीच में है और आरजेडी और जेडीयू के बीच में अभी कांटे की लड़ाई चल रही है। अगर हम बात तारापुर की करें तो वहां पे आरजेडी के उम्मीदवार जो हैं वो तीसरे राउंड में आगे चले गए हैं। जेडीयू उम्मीदवार 2 राउंड में वो आगे चल रहे थे, लेकिन अभी जो ताजा जो अपडेट है उसमें आरजेडी उम्मीदवार 971 वोट से आगे जा रहे हैं। तो दोनों तरफ जो अभी जब काउंटिंग शुरू हुई है, 2 घंटे बीते हैं अभी, और उसके बाद जो उतार चढ़ाव का दौर है वो देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे जैसे जैसे जो वोटिंग के नतीजे आ रहे हैं, बाहर जो समर्थक हैं उनके दिलों की धड़कनें ही बढ़ रही, क्योंकि काफी कांटे का टक्कर था। और खास बात यह है कि यहाँ कांग्रेस को देखने वाली जो बात थी, कांग्रेस यहाँ पर अपना वजूद बचाते नहीं दिख रही है, क्योंकि उससे ज्यादा वोट चिराग पासवान के जो उम्मीदवार थे उनको मिल रही है। बिल्कुल, आप इंटरेस्टिंग फैक्ट बता रहे हैं, क्योंकि अपनी हैसियत तो बता ही देंगे, यही कहा गया था कांग्रेस की तरफ से। अब वो लाज भी बचती है नहीं, इस पर नजर जरूर होगी, ये दुआ जरूर कांग्रेस की तरफ से मांगी जा रही होगी। लेकिन आप बने रहिएगा, ये देखिए हम लगातार आपको दिखा भी रहे हैं, चाहे असम हो, चाहे बिहार, राजस्थान, कौन कौन सी सीटें। और जैसा बिहार का रुझान अभी तक सामने आ रहा है, कुशेश्वर स्थान और तारापुर की अगर हम बात करें, दोनों ही सीटों पर जेडीयू फिलहाल आगे चलती नजर आ रही है। एनडीए के उम्मीदवार लीड लेते हुए नजर आ रहे हैं। अब आपको सुनवाते हैं थोड़ी देर पहले, क्योंकि तेजस्वी यादव खुद वहां पर बने हुए हैं, नजर रख रहे हैं, उन्होंने क्या कहा वहां पहुंचकर, ये सुनवाते हैं आपको मीडिया से बात करते हैं। रिजल्ट में आप देखिएगा कि भारी मतों से हम लोग जीतेंगे, लेकिन प्रशासन या कुछ लोग अगर कुछ गड़बड़ी करेंगे तो हम यही हैं, इसलिए हम दरभंगा आए हैं और हमारी नज़र हर एक लोगों पर है। तो कोई भी गड़बड़ी होगी इस बार, धांधली, गड़बड़ी और जनादेश का हरण और चोरी जनादेश की हम एकदम नहीं होने देंगे। हम लोग हैं और हमारी टीम लोग हैं कि हर एक लोगों पे नज़र रखे हुए हैं, किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं। यहाँ कई मंत्री डेरा डाल के रखे हैं, उन पर वही हमारी नज़र है, सब लोगों पर नज़र है। कहीं भी कोई गड़बड़ी होगा हम वहीं पहुँचेंगे। तो सीधा
कोई भी गड़बड़ी होगी हमारी निगाहें वहां पहुंचेंगे। तेजस्वी यादव को आप सुन रहे हैं, अलर्ट मोड में नजर आ रहे हैं। विपिन श्रीवास्तव को आप देख सकते हैं, भोपाल से हमारे साथ है। विपिन, आपके पास आते हुए 1 खंडवा और 3 विधानसभा की सीटें, चारों ही सीटों का हाल बताइए। टफ फाइट कहां पे नजर आ रही है? देखिए, बिल्कुल आशा, फाइट इसलिए क्योंकि कांटे की टक्कर है, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से भी पूरी कोशिश की गई है चुनाव प्रचार में, चाहे वो कमलनाथ हो, क्योंकि बीमारी के बाद कमलनाथ जब पहुंचे मैदान में सवाल लेने के लिए तो उनके साथ सचिन पायलट भी रहे। और बीजेपी की तरफ से भी बड़ी चुनौती भरी सीट है, क्योंकि बीजेपी के तमाम केंद्रीय मंत्री, चाहे नरेंद्र सिंह तोमर हो या फिर शिवराज सिंह चौहान या पूरी की पूरी कैबिनेट, और इसके अलावा कैलाश विजयवर्गीय, बड़ा मतलब ये कहा जा सकता है कि पूरे चुनाव में पूरी ताकत झोंकी गई है। मौजूदा स्थिति में बता दूं कि 4 जो सीटें हैं, जिसमें 1 लोकसभा की सीट है, अभी जो दूसरे और तीसरे राउंड की स्थिति है उसमें बीजेपी चारों सीटों पर बढ़त के साथ आगे बढ़ रही है। लेकिन जो 4 सीटें उनमें एक खंडवा जो कि लोकसभा सीट है, इसके अलावा रैगांव, ये दोनों सीटें बीजेपी की सीट रही हैं। इनके निधन के बाद ये सीटें खाली हुई थी। इसके बाद बाकी 2 सीटें जिनकी बात कर रहा हूं, ये दोनों सीटें कांग्रेस की रही हैं। लेकिन फाइट जिस तरह से की गई है और मौजूदा स्थिति में बता दूं कि आज अभी जो बढ़त के साथ बीजेपी मजबूत स्थिति में दिख रही है। लेकिन अब नतीजे जो होंगे देर शाम तक आएंगे, तब तक स्थिति और साफ होगी। लेकिन पूरा प्रचार यहाँ पर अच्छा खासा प्रचार हुआ था, और इन 2 सीटों के खासतौर पर एक जो रैगांव की सीट है जो कि सतना यूपी के बॉर्डर इलाके से आता है, इसके अलावा प्रदीपुर, ये दोनों ही यूपी के से सटी हुई इलाके की सीटें हैं। इस बात को भी यहाँ पर देखना पड़ेगा कि इन सीटों पर जो नतीजे आते हैं उनसे भी जनता का मूड पता चलेगा, क्योंकि यूपी में भी इलेक्शन होना है। तो ये महत्वपूर्ण है। लोकसभा की सीट खंडवा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मध्य प्रदेश में 29 में से महज 1 सीट जो कि छिंदवाड़ा है, कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ के पास से 1 ही सीट है जो कि कांग्रेस के हाथ में है। तो इसलिए कांग्रेस कोशिश करेगी कि जो खंडवा की जो सीट है वो अगर जीतती है कांग्रेस तो यहां पर मजबूत होगी लोकसभा के हिसाब से, क्योंकि 2 सीटें कांग्रेस के पास आ जाएंगी। इसके अलावा विधानसभा सीटों में भी अगर 3 सीटों पर कांग्रेस अगर आगे बढ़ती है या जीत के हासिल करती है तो कांग्रेस को भी यहां पर आने वाले जो 2023 के जो विधानसभा चुनाव है, जो क्योंकि 2 साल ही बचे हैं, उन चुनावों में भी कहा जा सकता है कि कांग्रेस को एक मजबूती मिलेगी आगे बढ़ने के लिए। लेकिन इन सीटों पर अगर, क्योंकि जो स्थिति आज से 1 साल पहले बनी थी, जब नवंबर में उपचुनाव हुए थे 28 सीटों पर, तब जब सिंधिया और ये पलट फेर हुआ था, जब ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में शामिल हुए थे, उन बाई इलेक्शन में और इन इलेक्शन में बहुत फर्क है। तब सत्ता परिवर्तन का इलेक्शन था, तब कोशिश ये की जा रही थी कि सत्ता बचाने की और सत्ता बनाने की। लेकिन ये बाई इलेक्शन जो है ये आने वाले 2023 के का कह सकते हैं सेमीफाइनल के तौर पर है। दोनों ही पार्टियों को पता चलेगा कि आखिरकार हम 2023 में कहां पहुंचेंगे, क्योंकि कमलनाथ के पास भी एक बड़ा मौका है इन सीटों पर। अगर कांग्रेस के साथ भी एक बड़ा मौका है, कांग्रेस की इन सीटों पर जीत हासिल करती है तो अच्छी खासी एक रणनीति के साथ आगे बढ़ेगी 23 के हिसाब से। और यही रणनीति बीजेपी की, क्योंकि 15 महीने यहां पर मध्य प्रदेश में बीते 3 साल में 15 महीने कमलनाथ सरकार रही है और इन 15 महीने यहां पर शिवराज सरकार रही है। तो दोनों के मूल्यांकन भी यहां पर जो जनता है उसने दोनों का मूल्यांकन देखकर ही वोट किया होगा। नतीजे जो आएंगे, लेकिन ये तय है कि ये बहुत टफ फाइट है। ये इसलिए समझा जा सकता है विपिन, 40 सभाएं अगर मुख्यमंत्री खुद कर देते हैं उपचुनाव में तो ये बड़ी बात हो जाती है। जाहिर तौर पर उनके लिए भी प्रतिष्ठा की लड़ाई होगी। आप बने रहिएगा, विपिन हमारे साथ है। हम केजे श्रीवास्तव का भी रुख करेंगे, वो भी हमारे साथ बने हुए, वहां का अपडेट आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक यहां पे ले रहे हैं। उपचुनाव बताएगा देश का मूड, ब्रेक के बाद। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।